हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज से हम लोग 1000 क्वेश्चन सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले एग्ज़ाम में उससे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए, आप सभी का स्वागत है मैकेनिकल फॉरम फॉर यू में। ठीक है, तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इक्वल टू वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। तो बताइए कौन ऐसा सिस्टम है जिसमें वर्क डन जो है वो हीट सप्लाई के बराबर हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन ऐसा सिस्टम है या प्रोसेस है जिसमें हीट सप्लाई जो है वर्क के बराबर हो जाता है। बताइए कौन है ऐसा, बताइए। आपको इतना टाइम मिला बताने का, पहले खुद से सोच लीजिए। जब नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही, तो पहले खुद से दिमाग लगा लीजिए कि किस में होता है कि हीट सप्लाई जो होता है वर्क के बराबर हो जाता है। तो ऐसा होता है आइसोथर्मली में। किस में होता है? आइसोथर्मली में। क्यों? एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल फार्मूला होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर जो है इक्वल होता है। और हम सभी जानते हैं डी यू का क्या फार्मूला होता है। डी यू का क्या फार्मूला होता है? एम सी भी डी टी। डी यू मतलब इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाई इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो वही किस में ऐसा है कि ये जीरो हो जाए और डेल क्यू बराबर हो जाएगा डेल डब्ल्यू का। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आइसोथर्मली रहेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होने के कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो फिर ये जीरो हो जाएगा। इसके लिए फिर ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। वही तो बोल रहा है कि हीट सप्लाई किसके बराबर होना चाहिए? वर्क डन के बराबर होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, आइसोथर्मली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से सोचिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे हैं। द मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू। अगर आपको आता है तो इतना समय में आप कर लेते हैं, हम आइए हम आंसर बता देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। अगर यही काइनेटिक एनर्जी की जगह केवल वेलोसिटी पूछता तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? अंडर रूट टी के। ठीक है ना। और अगर एनर्जी बोलेगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। ठीक, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है इसलिए उतना नहीं करवा सकते हैं, मेनली क्वेश्चन याद रखने का ही चीज़ है। द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। बताइए एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन वाटर का क्या होता है? तो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? तो हम लोग जैसा सब जानते हैं, यहाँ पर होगा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, ये हो गया हमारा सेचुरेटेड लिक्विड का, ये हो गया हमारा सेचुरेटेड वेपर का। सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमारा एंथैल्पी ऑफ वाइब्रेशन क्या हुआ? एच जी माइनस एच एफ। एच जी माइनस एच एफ हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो वही बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ वाइब्रेशन वाटर का क्या होता है? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। क्या प्रेशर बढ़ाने से डिक्रीज करता है? डिक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर। क्या प्रेशर बढ़ाने पे हमारा, सॉरी प्रेशर घटाने पे हमारा घटता है? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। क्या प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज करता है? रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन द प्रेशर। तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं, ये किसका है? पीएच का पीएच डायग्राम रहता है यहाँ पर ऐसे। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है? एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन देखते जा रहे हैं हम,
ये ऐसे रहता है एक्चुअली, ऊपर सिबलिंग की तरह रहता है, तो जितना ऊपर जाते जाता है वो उस तरह से घटते चल जाता है, ठीक ना। तो क्या होगा इसका आंसर, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ए नंबर, इसका हो जाएगा ए नंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ़ द थर्मल एनर्जी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 1/4, द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा। तो बताइए, अगर कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी दिया हुआ है तो रेफ्रिजरेटर का क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं कि COP ऑफ कार्नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, किसका, COP ऑफ 1/COP ऑफ हीट पंप के, ठीक है। तो अगर ये COP ऑफ कार्नोट अगर 1/4 है तो इसका अगर उल्टा कर देंगे हम तो COP ऑफ क्या निकल जाएगा, हीट पंप। तो COP ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। और हम सब ये जानते हैं कि COP ऑफ हीट पंप जो होता है किसके बराबर होता है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के। तो हीट पंप हमारा 4 है और इधर प्लस में है 1, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। COP ऑफ क्या निकल जाएगा हमारा, रेफ्रिजरेटर। तो इससे क्या हो जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक ना। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्रिटिकल पॉइंट द वैल्यू ऑफ Vg माइनस Vf। तो अभी हम बताएं, pH डायग्राम है, ये ऐसे जो है ये है क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, ठीक है। सबसे ऊपर में जो क्रिटिकल पॉइंट 225 बार पे और 374 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, ये Hg हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये HF हो गया। तो Hg माइनस HF क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन इज। अब बताइए, क्रिटिकल टेम्परेचर बोले या चाहे क्रिटिकल प्रेशर बोले, दोनों में 0 ही होगा, ठीक ना। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन इज 0। Change of internal energy is in a reversible occurring in a closed system is equal to the heat transfer if the process occurs at। अब क्या बोल रहा है इसमें, देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, हीट सप्लाई के। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, हीट सप्लाई के। मतलब DU इक्वल टू किसका हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बराबर कितना, DQ के। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल W जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डेल W। तो बताइए डेल W 0 हमारा किस में होगा, तो डेल W 0 होगा हमारा वॉल्यूम में। क्यों, हमारा वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, PdV होता है ना। तो PdV जब रहेगा तो हमारा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वर्क हमारा 0 हो जाएगा, ठीक ना। कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो हमारा वर्क 0 हो जाएगा। और जहाँ जैसे वर्क 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन वॉल्यूम में जो होता है इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, हीट ट्रांसफर के। नो सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन द लिक्विड फेज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहाँ पर, कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फेज में नहीं रह सकता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पास तो लिक्विड तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे उसके बाद जो है कोई सब्सटेंस लिक्विड में नहीं रह सकता, सभी वेपर में ही रहेंगे, ठीक है। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ दिस 0, बताइए कौन ऐसा साइक्लिक इंटीग्रल जिसमें होता है उसमें 0 हो जाता है। तो मान लिया यहाँ से कोई चले यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, एक प्रोसेस, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पहुँच गए, ये हो गया, एक साइकिल बन गया। तो इसमें एक साइकिल में क्या 0 होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरनल एनर्जी 0 होता है। क्यों, एक साइकिल में DQ बराबर हो जाता है डेल W के।
तो जैसे डी क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो गया, इसका मतलब डी यू हमारा 0 हो गया, ठीक ना। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये बताइए टोर इज अ यूनिट ऑफ, टॉर किसका यूनिट है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इंथैल्पी का या एनर्जी का। तो टॉर जो है प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। प्रेशर का और भी यूनिट होता है, पास्कल्स होता है, बार होता है, एटीएम होता है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर होता है एमएम ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी, ठीक है। ये सभी प्रेशर का यूनिट है जिसमें प्रेशर को नापा जाता है। उसमें से टोर भी एक है, आप लोग पता नहीं इसका नाम सुने कि नहीं सुने हैं, लेकिन टोर भी एक होता है। क्वेश्चन प्रेशर प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, अब बताइए क्वेश्चन प्रेशर प्रोसेस को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन प्रेशर प्रोसेस मतलब जिसमें पी हमारा कांस्टेंट हो, पी मतलब प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो। तो बताइए आइसोपेस्टिक, आइसोबेरिक या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते हैं जो क्वेश्चन प्रेशर प्रोसेस होता है उसी को आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं और आइसोबेरिक प्रोसेस से बोलते हैं। क्वेश्चन प्रेशर प्रोसेस में एन का वैल्यू क्या होता है, एन का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। एन मतलब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, जैसे हम पीवी डायग्राम में जो दर्शाते हैं, पीवी डायग्राम में अगर हम दिखाएंगे प्रेशर का तो क्या हो जाएगा, ये होता है ना। तो इसमें क्या हो गया, एन इक्वल टू हमारा 0 हो जाता है। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन लिए सब सेलेक्टेड लिया, इसी तरह के 1000 क्वेश्चन जो भी लेंगे इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड रहेंगे, जिसका कि एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 कार्नोट इंजन वर्क इन अ सीरीज बिटवीन द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर 6 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 1 to 7 डिग्री सेल्सियस। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। इसके बाद लिखना चाह रहा बोथ डेवलप इक्वल एफिशिएंसी देन डिटरमाइन द इंटरमीडिएट टेम्परेचर। आइए हम समझा देते क्वेश्चन। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक जो होता है, एक जो है टेम्परेचर का सोर्स है 6 to 7 डिग्री सेल्सियस और सिंक कर रहा है 1 to 7 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें कि दो को कनेक्ट है। मान लीजिए कि यहाँ पर है, फिर इससे का है, फिर इससे जो सिंक हुआ, फिर इससे ही एक और इंजन को हम चला दे रहे हैं, ठीक ना। सिंक फिर उससे भी एक और चला दे रहे हैं, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे नीचे। तो उस कंडीशन में सोर्स इतना हमारा, सिंक इतना है, तो बताइए इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा, टी इंटरमीडिएट क्या होगा। इसका फॉर्मूला आता है, अगर एफिशिएंसी इक्वल हो, अगर एफिशिएंसी इक्वल हो तो अंडर रूट T1 इंटू T3, T1 इंटू T3 होता है, ठीक है। तो T1 इंटू T3 में तो पहले ही तो डिग्री सेल्सियस में है, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो पहले 6 to 7 डिग्री में अगर लिखेंगे हम तो T1 कितना हो जाएगा, 6 to 7 प्लस 273 इज 900 केल्विन। T2 हमारा, T2 कितना हो जाएगा 1 to 7 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा प्लस करने पर। अब हमको इंटरमीडिएट टेम्परेचर बोल रहा, तो टी इंटरमीडिएट में क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 900 इंटू 400, तो क्या हो जाएगा 36 पे 4 को 0, ठीक है। 36 पे 4 को 0, तो हम लोग सभी जानते हैं 36, 4 को 0 में से पहले 36 में से 6 निकला, 4 जीरो में से कितना निकलेगा, 2 जीरो निकलेगा, तो 600 केल्विन हो जाएगा। सॉरी यहाँ गलती से हम सेल्सियस लिख दिए हैं, ऐसे ये भी सही है। इसमें से अब 600 डिग्री केल्विन आ गया, 600 डिग्री केल्विन में 273 डिग्री सेल्सियस घटाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है।